दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात पाकिस्तान इंडिया के लिए ये इलेक्शन क्या मीन करता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने डेमोक्रेसी की गला घोटने की कोशिश की थी। ये चीज पाकिस्तान में भी देखने में आई है, जो पोलस्टर्स को बाद में अपनी गलती का अंदाज हुआ है। नया इंडिया है वो एक नरेंद्र मोदी का इंडिया नहीं होगा। एक रिस्क का फैक्टर था जो कि उन्होंने किया और वो उनको मुंह की खानी पड़ी है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, भाईचारा, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अरीना फारूक शेख और दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात इस वक्त भारत में उनके नताइज आने का सिलसिला जारी है। और जो एग्जिट पोल्स थे उनके मुताबिक तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो इत्तेहाद है उनकी क्लियर मेजॉरिटी प्रिडिक्ट की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि 300 से ज़ायद ही उनकी सीट्स होंगी। लेकिन जब और बल्कि ये भी कि जो इंडिया अलायंस यानी ऑपोजिशन का जो अलायंस है जिसको कांग्रेस लीड कर रही है उनकी बहुत ज़्यादा मार्जिन था दरमियान में। लगभग कहा जा रहा था कि 150 तक सीट्स उनकी हो सकती हैं। लेकिन अब जब नताइज आने शुरू हुए हैं तो जो प्रोजेक्शन सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन, और वो जो एग्जिट पोल्स में नताइज सामने आ रहे थे या प्रेडिक्शंस लगाई जा रही थी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिजल्ट्स जो अभी तक प्रोजेक्शंस हुई हैं उनके मुताबिक बीजेपी आगे तो है, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि वो 400 से ज़्यादा सीट्स हासिल करेगी। बट इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं, अभी बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। अभी तक के मुताबिक एनडीए यानी बीजेपी लेड जो अलायंस है उसकी 294 सीट्स हैं। ये इंडिया टुडे के मुताबिक रिजल्ट्स या प्रोजेक्शंस आपको बता रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस है जो कि कांग्रेस पार्टी की सरबराही में अलायंस है उसकी 234 सीट्स, यानी बहुत कम मार्जिन है दोनों के दरमियान में। ये जो फ़र्क है इसकी वजह क्या है? क्या आगे आने वाले इम्कानात हो सकते हैं इंडिया के लिए? एंड ऑफ कोर्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान इंडिया के लिए ये इलेक्शन क्या मीन करता है और कौन हुकूमत बनाएगा, क्या क्या मुख्तलिफ इम्कानात हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हमें इसके लिए ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं भारत से सुधींद्र कुलकर्णी साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट एजाज सैयद साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। और हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर मुख्तलिफ भारतीय सहाफ़ियों और एनालिस्ट को भी अपने साथ शामिल करते जाएं। सुधींद्र साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे ही शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपसे ही शुरू करेंगे। हमें ज़रा ये समझाइएगा कि एग्जिट पोल्स बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बीजेपी बहुत आसानी से बहुत अच्छी लीड ले लेगी। न सिर्फ ये बल्कि जो कांग्रेस इत्तेहाद है वो तो बहुत पीछे रह जाएगा, 100-150 से ज़ायद सीट्स ना ले पाएंगे। ये बिल्कुल उलझ कैसे हो गया? ये क्या बताता है हमें? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं हमारे पाकिस्तान के सभी भाइयों बहनों को कि आज के जो नतीजे आए हैं, हालांकि पूरा रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस आज दिख रहे हैं इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने डेमोक्रेसी की गला घोटने की कोशिश की थी और ऐसा लग रहा था कि उनको एक तीसरा टर्म मिलेगा, बहुत बड़ा मैंडेट मिलेगा। और वो खुद भी कह रहे थे कि इस बार 400 पार, यानी इन हाउस ऑफ 543 सीट्स, उनका दावा था कि वो 400 पार करेंगे। और एग्जिट पोल भी लगभग उसी डायरेक्शन पे उनको सीटें दे रही थी। लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया है, आज नतीजे जब सामने आए हैं, तो दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की पार्टी को इवन क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। उनकी खुद की सीटें केवल 240-245 तक रुक गई है। हालांकि वो फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी भी कम हुई है और उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है, उनकी लेजिटिमेसी भी कम हुई है। और यह भारत के डेमोक्रेसी के लिए और हमारी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, भाईचारा, उसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि एक नफरत की
पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करने की, जो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन अवाम ने इस पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा एक जवाब दिया है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के, इस इलेक्शन के कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को भी खींचने की कोशिश की थी, क्योंकि यहां एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, पाकिस्तान उनका साथ देता है। यानी एक बहुत ही, इट्स अ वेरी फॉल्स प्रोपेगेंडा, टॉक्सिक प्रोपेगेंडा, लेकिन जनता ने, अवाम ने इसको ठुकराया है और इसलिए आज जो कुछ नतीजा आया है, हालांकि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन उसकी पहली जो एक एरोगेंस थी, वो एरोगेंस अब नहीं है और हम इसका स्वागत करते हैं। वी वेलकम इट एंड वी होप दैट इन द डेज टू कम इंडियाज डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, हमारी जो एक कौमी एकता है वो और मजबूत होगी और आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते बने, पाकिस्तान में भी जमहूरियत आगे बढ़े, ये हम कामना करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें, थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी कि यही चीज़ें थी जो कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी पहले भी करते आए हैं और वो रिजल्ट्स देते आए हैं उनको। आप 2019 के इलेक्शंस ले लिए, उसके बाद ले लें, तो ये चीज़ें बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए फ़ायदेमंद रही हैं। बट इस दफ़ा क्या हुआ कि बिल्कुल उलट हो गया उनके लिए? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पिछले 10 सालों में भारत में एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी हुआ है, लेकिन इसका फायदा गरीब जनता को, गरीब आवाम को, मिडिल क्लास को नहीं हुआ। उसका जो सबसे ज्यादा फायदा है यहाँ के अमीरों को हुआ। तो अमीर और गरीब के बीच जो खाई वो बहुत बढ़ गई और गरीबों को लगा कि जो भारत अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है दुनिया में, अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमें क्या मिला? तो इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी दे नहीं पाए। दूसरा कारण यह भी है कि उन्होंने अब जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चलाई कि अपनी हुकूमत को अनडेमोक्रेटिकली अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ सब प्रकार के गलत नीतियां अपनाना और जो उनके विरोधी हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, कईयों को उन्होंने जेल में डाला, कईयों के खिलाफ केस शुरू किए, ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। और हमारा जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, यूपी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने एक जबरदस्ती का, यानी मुसलमानों के खिलाफ, गरीब जनता के खिलाफ उन्होंने जो हुकूमत चलाई, इसका एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ है। सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अच्छा, आगे जाके मजीद इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपसे बात करूं। बट उमर, आप क्या समझते हैं ये जो चेंजिंग वोटर ट्रेंड्स हैं, जैसे हम अगर भारत की तनाजुर में देखें तो वहाँ पर एक बड़ा चेंज हमें नज़र आया है। अगर 3 महीने पहले अपने यहाँ पर जिस तरह से पोल्स पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, लेट्स से PMLN या बाकी पार्टीज़, उनकी लीड होगी, बट रिजल्ट्स जब आए तो बिल्कुल उलट हो गया। ये वोटर ट्रेंड्स में जो इख्तलाफ है या फिर वोटर ट्रेंड्स बिल्कुल चेंज हो जाना, ये हमें इसकी तरफ कुछ इशारा करता है या क्या? अलीना, ये आप इस तरह समझें कि जैसे अब इंडिया का 8 फरवरी हुआ है कि जो पेशीनगोइयाँ थी वो दरी की दरी रह गई हैं, और उसको, उस हाइप क्रिएट करने में जो भारतीय जनता पार्टी है उनका बड़ा किरदार था। और यही बात कह दी कि अब के बार 400 पार
हालांकि इससे पहले जो इंडिया में एक दफ़ा ही हुआ है कि 400 से ज़्यादा जो सीटें आई वो राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट थी, यानी कि उनको उस टाइम वो मिली थी, यानी कि वो क्रॉस किया था कोलिशन ने। तो अभी एक जो उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड कर दी, एक तो ये है कि वो पिछले कोई 2 टर्म जो है वो आगे थे, अब उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड की कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता और हमारा जो टारगेट है वो 2019 वाला है ही नहीं और हम इस दफ़ा आगे बढ़ेंगे। तो होता यह है कि जब एग्जिट पोल हुए, एग्जिट पोल होता क्या है, पहले तो ये भी ज़रा एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट पोल ये है कि जिस दिन इलेक्शन हो रहे होते हैं और लोग वोट कास्ट करके निकल रहे होते हैं तो उनसे जो पोलस्टर्स हैं वो उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, फिर उनकी आगे कौमियत वगैरह पूछते हैं, बैकग्राउंड, ताकि ये पता चले कि किस कौमियत के लोग जो हैं उन्होंने किसको वोट दिया है। अब इधर जो है चूंकि 6 मरहलों में ये वोट हुआ है इंडिया में, तो जूं जूं जिस जगह पे वोट हो रहा होता था तो एग्जिट पोल जो है वो साथ साथ होते गए, लेकिन उनको अनाउंस एंड पर जाकर किया। इधर एक जो है ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो ये है कि जब एक पार्टी या एक कोलिशन जो है वो पहले ही एक अंडरडॉग समझा जाए या कमजोर तस्वर किया जाए, जब ये ख्याल किया जाए कि जो आम आदमी पार्टी वाला है उनको भी, केजरीवाल को भी अंदर जेल किया हुआ है, इसी तरह जो कांग्रेस है उनके खिलाफ भी टैक्स की और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, तो लोग वैसे भी उनके जो सपोर्टर होते हैं वो एक सहमे सहमे दबे दबे होते हैं। और बीजेपी वाले जो हैं वो बड़े रिएक्टिव भी थे, बड़े आउटस्पोकन भी थे। तो इस तरह के मौके में ये चीज़ पाकिस्तान में भी देखने में आई है, जो पोलस्टर्स को बाद में अपनी गलती का अंदाज हुआ है कि वो लोग जो उनको न्यूट्रल लगते थे बाद में पता चला कि वो पीटीआई को वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि इंडिया में भी जो एक एंटी बीजेपी वोट था वो इतने वोकल नहीं थे, उन्होंने आके बाहर बात नहीं की और उससे जो एग्जिट पोल वाले हैं वो उनको भी गलती हुई और उससे बड़ी जो गलती हुई वो रिस्क लिया जो कि आमतौर पे लेना नहीं चाहिए। जो एक पार्लिमानी एक इलेक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि जब ये सीटें काउंट करना शुरू कर देते हैं, हर जगह पर ये मौजूद नहीं होते पोल वाले कि जाकर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख सकें, लेकिन ये एक ओवरऑल एक अपनी एक असेसमेंट कर लेते हैं कि जो बाज़ औक़ात अगर ठीक हो जाए तो उनको एक एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन ख़राब भी हो सकती है। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई एक साइंटिफिक रूल नहीं है। तो उसमें एक रिस्क का फैक्टर था जो कि उन्होंने किया और वो उनको मुंह की खानी पड़ी है और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब ये देखें कि जो मेरे लिए, मैं पाकिस्तान में बैठ के जो इंडियन इलेक्शंस को देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है, यानी कि मैं इंडिया के शहरी नहीं हूं लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि एक डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर के तौर पे मुझे खुशी हो रही है कि इंडिया में जो नफरत की सियासत थी, ये जब एक जगह पर इसको कामयाबी मिलती है ना तो फिर दूसरी जगह पर भी कामयाबी मिलती है, फिर लोग उसको एक नाम तस्वर करना शुरू कर देते हैं। तो इसका ख़त्म होना ज़रूरी था या इसको ज़वाल आना ज़रूरी था, जो कि इंडियन जो वोटर हैं उन्होंने अपने फैसला दे दिया है। और वो लग रहा है, जिस तरह भाई बात कर रहे थे कि वो अगर कोई बेशक वो गवर्नमेंट बना भी लेते हैं तो जो उनके गुब्बारे में हवा भरी हुई थी मोदी की वो निकल गई है हवा। अच्छा, अब एजाज आप किस तरह से अभी तक जो ट्रेंड सामने आए हैं उसको परसीव कर रहे हैं? बीजेपी यकीनन जो उनका टारगेट था उससे बहुत पीछे, लेकिन ये कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के लिए कितनी बड़ी जीत है और क्या सिग्निफाई करती है? देखिए अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये अज्यूम कर बैठे हैं कि बीजेपी लूज़ कर गई है। कुलकर्णी साहब ने जो बातें कही हैं वो ठीक बातें कही हैं कि ज़ाहिर है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें थीं जिनमें कुलकर्णी साहब ख़ुद भी थे। इनको बड़े मसाइल का सामना रहा है जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो दो टर्म्स उनकी गुजरी हैं, और इन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन करते आए हैं। जो उमर ने बात की कि ये फतह हुई है, जमहूरियत को फतह हुई है, मेरा ये ख्याल है कि हम ये अज्यूम कर बैठे हैं कि जिस तरह जो नरेंद्र मोदी है वो पीछे चले गए हैं और अब जो नया इंडिया है वो एक नरेंद्र मोदी का इंडिया नहीं होगा या फिर कम से कम कमज़ोर नरेंद्र मोदी का होगा। पार्शली ये बात इस तरह से कही जा सकती है कि नरेंद्र मोदी शायद आइन में उस तरह से बड़ी तब्दीलियाँ ना लेके आ सकें या अपना जो एजेंडा है उसके ऊपर ज़्यादा मौसर अंदाज से
अमल दरामद ना कर सकें। लेकिन ये याद रखने की बात है कि देखिए 543 का इनका हाउस है, जिसमें से 240 सीटें बीजेपी ने ली हैं और इनके तादियों को भी अगर शामिल करें तो 291 के करीब एज पर 9 सीटें इनके पास मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि जो अगली गवर्नमेंट है वो बीजेपी लेड अलायंस बनाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दे दिया है एक बार फिर बीजेपी को और उनके अलायंस को कि वो लीड करें हिंदुस्तान को। ये बात अपेरेंटली अब वाज़िया है कि नए इलेक्शन के बाद, हालिया इलेक्शन के बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो भी नरेंद्र मोदी ही हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा। मेरा ये ख्याल है कि जो हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया है, मैंडेट किया किसको दिया है? वो नरेंद्र मोदी को दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर को दिया है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट मैंडेट। यस, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो तकसीम या हेट या नफ़रत की जो सियासत है उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है इन दिस सेंस कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिले। लेकिन अगर आप ये कहें कि आउटराइटली उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, तो ख़त्म नहीं हुई, उनकी पॉलिटिक्स बरकरार है, बल्कि वो अगली हुकूमत बना रहे हैं। और अगर वो अगली हुकूमत बना रहे हैं तो हमने डील किससे करना है? वो इसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डील करना है। इस रीजन ने और दुनिया ने इसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डील करना है। अब मामला ये है कि जो देखने की बात क्या होगी? देखने की बात ये होगी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आता है, और फाइनल रिजल्ट के बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो पहली दफ़ा अपनी नेशन से खिताब करेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। ये मेरा ये ख्याल है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ख़त्म हो गए, उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, बीजेपी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ कुछ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात करें इंडियन इलेक्शंस के ऊपर, और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है भारतीय सहाफ़ी सुहेल अख्तर साहब ने भी। सुहेल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपको क्या लगता है अभी तक जो प्रोजेक्शन सामने आई हैं और उसके अंदर बीजेपी लेड अलायंस जो है वो लीड कर रहा है, बट कांग्रेस कि जो एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था बहुत ही पीछे, उस तरह हुआ नहीं। जो अभी तक प्रोजेक्शंस हैं उसमें कांग्रेस ने बड़ी अच्छी जगह सिक्योर की है। सो ये एग्जिट पोल्स के नतायज और अब जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं उसमें इतना फ़र्क क्यों है? बीजेपी ने अपनी जगह क्यों लूज़ की, या फिर अगर ऐसा कहा जाए कि जो दावे थे उसके 400 पार वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई? आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, ये जो इलेक्शन है, इंडियन इलेक्शंस, उसको इस बार जो है समझने के लिए कई जाविये चाहिए। पहला जो एक इंटरनेशनल जाविया है, जिसको अगर आप बाहर से देख रहे हैं, इंटरनेशनल तौर पर देख रहे हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शायद जो नफरत की सियासत है वो कहीं ना कहीं हल्की पड़ रही है। एक दूसरा जो उसका जो नजरिया है देखने का, वो है इंडिया में बैठ के देखने का, जो नेशनल कैपिटल में है या इधर उधर रहते हैं, जो चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो डेवलपमेंट के वादे किए थे या जो जिंदगी आसान करने की बातें कहते थे वो, और लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक से पिछले 10 सालों में इतनी तकलीफें आ गई, लोगों के पास सेविंग्स नहीं है और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई है, बिजली के मसाइल हैं और मतलब खर्चों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं बीजेपी की। हार तो नहीं है, जीत है, ये भी काफी अच्छी जीत है, कोई बुरी जीत तो है नहीं बीजेपी की। बस ये कि उनके जो कॉन्फिडेंस का जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था पहले से 400 पार की वजह से, तो वो उसका कहीं गुब्बारा फूटा है। तो उसकी वजह सिर्फ उन लोगों का कहते हैं कि समझ में, उन लोगों के, उन वोटर्स का बेसिकली, जो कहीं ना कहीं इस बात को मानने लगे कि भाई ये तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उनके रोजी रोटी पर या उनके घरेलू जो मसाइल हैं उनको बढ़ा रही है और परेशानियां बढ़ा रही है। तो शायद ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा सुहेल, एक चीज़ और बताइएगा, आपने यकीन पाकिस्तानी इलेक्शंस भी फॉलो किए होंगे, क्या समझते हैं कुछ सब कॉन्टिनेंट में वोटर्स का माइंडसेट का चेंज है? क्योंकि ये ट्रेंड हमने एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी देखा। जो प्रोजेक्शंस दी जा रही थी, जो पोल रिजल्ट्स थे इलेक्शन से पहले, रिजल्ट उससे अक्सर मुख्तलिफ आया। देखिए, मुझे इस बात की ज़ाती तौर पर खुशी होती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि इनको जमहूरियत की पहचान नहीं, इन्हें समझ नहीं जमहूरियत क्या चीज़ है आम लोगों को। लेकिन अगर आप अंदाजा लगाएं, गौर से देखें, तो पता चलेगा कि एक आम से आम वोटर जिसने ABCD ना पढ़ी हो कभी, या जो किसी गांव में रहता है, उसे भी जमहूरियत का एक जायका लगा हुआ है, तो वो सब समझता है।
और जब वोट देने की बारी आती है तो वो एकदम पलड़ा जो है पलट देता है। तो यही पाकिस्तान में शायद होता होगा, लेकिन इंडिया में हमने जब देखा तो जो डेमोक्रेसी प्रो लोग हैं उन्हें इसी बात की तसल्ली है कि कम से कम आवाम में जमहूरियत का एहसास बाकी है, डेमोक्रेसी का एहसास बाकी है। शायद यही वजह है कि ये जो वोट शिफ्ट अचानक से आपको दिखा, कांग्रेस कहाँ एकदम हेटेड पार्टी हो गई थी, डिसरिगार्ड था लोगों के मन में कि ऐसी पार्टी है, हिंदू मुखालिफ पार्टी है और मुस्लिम है, सब कुछ होने के बावजूद वोटर्स ने अचानक से कहीं ना कहीं एक मोहब्बत दी कांग्रेस को। तो ये इस बात के लिए कहीं अक्कासी करता है बहुत ही वजाहत के साथ कि ये हमारी जो आवाम है वो जमहूरियत नवाज है और जमहूरियत का जायका उन्हें अच्छी तरह लगा हुआ है। जब जब उन्हें मौका मिलेगा वो इसको साबित करके रहेंगे। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। क्या सुधींद्र साहब की तरफ लेके चलती हूँ बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू द इम्कानात के आगे क्या हैं। ये जो अभी सुहेल साहब ने कहा सुधींद्र जी कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मोहब्बत, तो ये कांग्रेस की मोहब्बत वो जिस तरह से एक साल से पूरी की पूरी लेकर जा रहे थे अपनी कैंपेन, उसका नतीजा आपको लगता है, या फिर जिस तरह की अभी हम बात भी कर रहे थे कि बीजेपी की पॉलिटिक्स या वो एक डिवाइसिव और फिर नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये उससे नफरत है? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? देखिए, जो नतीजे आज सामने आ रहे हैं इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण एजाज साहब ने सही कहा कि जो आम लोगों की जो इकोनॉमिक कंसर्न्स, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में हमें देखने को मिला है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक नफरत की राजनीति, नफरत की पॉलिटिक्स चलाई जिसे आवाम ने रोक लगाई है। और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी ने एक जबरदस्त कैंपेन किया। राहुल गांधी ने, आपको जरूर मालूम होगा कि एक 1.5 साल पहले बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा के नाम से लगभग 4000 किलोमीटर पैदल मार्च किया था। उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका बहुत बड़ा एक असर हुआ। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की इमेज बदल गई, राहुल गांधी की खुद की इमेज बदल गई, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी लगभग 100 सीटों तक पहुंच पाई है। यानी आज नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो नफरत की पॉलिटिक्स जो चला रहे थे वो इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा हमें ज़रा, बल्कि समझाइएगा सुधींद्र जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी दफ़ा पीएम बनेंगे या अभी उनके लिए कुछ मसाइल होंगे? ऑल्सो ये भी बताइएगा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी आसानी से हुकूमत बना लेगी? आई नो देव गॉट द नंबर्स अभी तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक, लेकिन बहुत सी जो हुकूमती अलायंस में पार्टीज़ हैं, हम सुन रहे थे कि उनकी जो कांग्रेस ऑपोजिशन अलायंस है उनसे बातचीत भी पहले भी चलती रही है, अब भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या अभी भी ये इम्कान है कि कांग्रेस हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो सकती है? देखिए, आज जो नंबर सामने आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी हुकूमत नहीं बना पाएगी, या इंडिया अलायंस, कांग्रेस और उनके जो पार्टनर्स हैं वो सब मिलकर अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार यदि बनती है वो मोस्ट प्रोबेबली भारतीय जनता पार्टी की ही बनती है, क्योंकि उनके पास जो उनका जो प्री इलेक्शन अलायंस है वो हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुकी है। सरकार उन्हीं की बनने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी का एक जो डोमिनेशन था वो डोमिनेशन अब नहीं रहने वाला है। और इसके बाद भारत की पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव तो हमारा जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बदलाव आने वाला है। महाराष्ट्र यानी बंबई जिसका कैपिटल सिटी है, वहां बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और
और ये बदलाव आप क्या समझते हैं, ये भी हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, किस तरह का बदलाव? नहीं, बदलाव यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक कुछ 3-4-5 महीने पहले भी एक ऐसा माहौल बना था कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर, यानी पूरे इंडिया को चलाने की पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, और नेता लीडर एक ही है, नरेंद्र मोदी। ऐसा एक माहौल बन गया था जो आज के नतीजों के बाद वो नहीं रहेगा। ठीक है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और कई सूबों में आने वाले महीनों में बदलाव आने वाला है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की ताकत और कम होगी। सुहेल, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? डू यू एग्री विद इट कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे सवाल हुआ स्पेसिफिकली कि क्या आप लोगों की आगे स्ट्रैटेजी होगी, क्या आप लोग हुकूमत बनाने की कुछ कोशिश करेंगे, हाथ पांव मारेंगे उसके लिए, या फिर आप ऑपोजिशन में बैठेंगे? डू यू स्टिल थिंक कि बीजेपी ही हुकूमत बना रही है, दैट्स शो शॉट, या फिर अभी भी कुछ चांस है ऑपोजिशन अलायंस के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, नंबर्स उनके पास है तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी हर हाल में। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो हम यहाँ कहते हैं जुगाड़ करने में काफी माहिर हैं। जैसे शरद पवार हैं, वो कब किस पार्टी से किस लीडर को ले आए कुछ पता नहीं। वो बहुत ही मेस्मराइजिंग और मैजेस्टिक लीडर हैं यहाँ के, और बहुत बुरे वक्तों में कांग्रेस के साथ थे वो। और जब कांग्रेस में बड़ी परेशानियां आती थी, क्राइसिस आता था, तो शरद पवार काफी मेहनत करते थे। तो अभी क्या है, हम सुन रहे हैं कि शरद पवार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी के नॉन परमानेंट अलाइज हैं, जैसे कि बिहार में है नीतीश कुमार, उसके अलावा साउथ में है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं, लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस है और इसमें कितनी सच्चाई है उसकी ऑफिशियल किसी ने तस्दीक नहीं की है। लेकिन जाहिर सी बात है, श्योर है इस मामला की बीजेपी सरकार बनाएगी। वो इतना बड़ा नंबर मिला है उनको, और बीजेपी को तोड़ना तो मुश्किल है ना, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है। और उसके बाद बीजेपी तो कितना मुश्किल हो सकता है अब अगर बना लेती है बीजेपी ऑब्वियसली प्रोजेक्शन से मुताबिक, तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए आने वाले दिनों में हुकूमत चलाना, और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बीजेपी का जो अब तक का स्टाइल है रूल करने का, वो है बहुत ही सपाट रूल का वो हुक्मरानी करते हैं, और बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते कौन क्या बोल रहा है। पार्लियामेंट्स में डिबेट्स नहीं होते, आपको अंदाजा होगा इसका। कई सारे सर्वेज आ चुके हैं कि डिबेट्स कम हो गए, डिबेट्स आवर्स कम हो गए। तो अब शायद ये चीजें बदलेंगी। बीजेपी जिस तरीके से बस मोदी, प्राइम मिनिस्टर जब मोदी आते थे पार्लियामेंट में और बस एक भाषण देके चले जाते थे, अब आसान नहीं होगा ये, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पे। तो जाहिर सी बात है कि हुक्मरानी का तरीका बदलेगा, और एक जो मुतलकुल अनानी थी या नहीं थी, उसके बारे में मैं बहुत श्योरिटी से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये अभी भी इल्जाम है। तो अगर इल्जाम ही सही, तो वो भी शायद थोड़ी कम होगी, और कहीं ना कहीं उनको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा इस बात को कि भाई यहाँ पर एक जमहूरियत है, यहाँ अपोजिशन है, सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। और सबसे जो बड़ा बदलाव आएगा वो है मीडिया में। शायद मुझे लगता है कि मीडिया जिस तरीके से प्रो बीजेपी हो गया था, प्रो मोदी हो गया था, वो अब कहीं ना कहीं वो इशारे लेने लगा है कि अब चीजें और वक्त बदलने वाला है। अच्छा सुधींद्र साहब, दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं जब किसी को नज़र आता है कि वो श्रिंक कर रही है, उसकी मेजॉरिटी श्रिंक की है। जो दावे थे एटलीस्ट हम उससे कहते हैं कि बीजेपी ने कम किया। एक रवैया ये हो सकता है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करें। एक रवैया अमूमी ये भी होता है कि लोग और अग्रेसिव आते हैं, और ज़्यादा तगड़े होके आते हैं और कहते हैं कि अब तो हम ये ज़्यादा करेंगे, या जो पॉलिसीज़ हैं उनको और ज़्यादा इन्फोर्स करेंगे ताकि हम उसको जो भी हमने स्पेस है उसको रिक्लेम कर सकें। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बीजेपी की पॉलिसीज़ ज़रा सॉफ्टर होंगी या मज़ीद कुछ सख्त हो सकती हैं, सख्ती हो सकती है उसके अंदर? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, उनका रवैया क्या होगा। क्या वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, या पहले जैसे हुकूमत कर रहे थे उसी ढंग से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो जो पहले एरोगेंस था, उस एरोगेंस के साथ हुकूमत करना अब बहुत ही मुश्किल होगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है,
बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ की डाइवर्सिटी दुनिया के और किसी मुल्क में ऐसी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, जो मजहब की डाइवर्सिटी है, जुबानों की डाइवर्सिटी है। तो यहाँ हुकूमत करने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि सबको साथ लेकर चलो। जो हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग था, यानी सबको साथ लेकर चलने का। नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आगे चलकर उनको अपना तौर तरीका बदलना होगा, और यदि तौर तरीका नहीं बदलेंगे तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो बदलाव हम देखना चाहते हैं कि भारत की पॉलिटिक्स में, उस बदलाव में भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया चैप्टर शुरू हो जाए बातचीत का, और बातचीत के बाद हमारे बीच दोस्ती बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े। इससे भारत का फायदा है, पाकिस्तान का फायदा है, और हमारी जमहूरियत, इससे हमारी जमहूरियत और ताकतवर होगी। और ये मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन यही है। सुधिंदर जी, जो आप बात कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस एजाज सैयद साहब हमारे पैनल पे बैठ कर काफी दफा दोहराते रहते हैं। एजाज, आप कहिएगा, आपको कितने इम्कान लग रहे हैं इस इलेक्शन में जो वोटर के बिहेवियर सामने आ रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस सामने आई हैं खुल के, और अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है, विच ऑब्वियसली अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक, तो क्या उसमें बदलाव आएगा? आप कैसे इसको एंटिसिपेट कर रहे हैं? अलीना, पाकिस्तान में जो फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, एक्स डिप्लोमेट्स, मेरी उनसे बात होती रहती है, और अभी रिसेंटली भी मैंने इस मौजू पर उनसे बात की। तो पाकिस्तान में ब्रॉडली स्पीकिंग दो ख्यालात हैं। एक ख्याल ये है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो दोबारा इक़्तिदार में आकर अपनी जो लेगेसी है वो शायद यही देखना चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान को एक हिंदू रियासत ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अल्टीमेटली ठीक है, ज़्यादा ताकत से नहीं, कम ताकत के साथ ही जो जीत है उनको उनके इस नज़रिए की हुई है। वो नज़रिए के बारे में शायद उनकी एंटिसिपेशन या प्रोजेक्शन या कैलकुलेशन 400 प्लस की थी, लेकिन वो 400 प्लस नहीं हुआ, चलिए 300 लेस हो गया, लेकिन जीत उनके नज़रिए की हुई है। तो एक थिंकिंग पाकिस्तान की लोगों की ये है कि पॉलिसी मेकर्स की, कि वो नरेंद्र मोदी साहब वो जाएंगे उसी नज़रिए के साथ। दूसरी जो थिंकिंग है वो मिनॉरिटी में है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जाते वक्त ये उनकी सियासत का, उनकी पॉलिटिकल कैरियर का और उनकी लाइफ कैरियर का आखिरी पॉलिटिकल अरूज है जो वो देख रहे हैं, और वो चाहेंगे कि वो अपनी एक बेहतर लेगेसी छोड़ के जाएं, जिसे कहते हैं कि वो नेहरू लेगेसी छोड़ के जाएं, कि जब आप आखिरी दफ़ा टेन्योर में आते हैं तो आप सब चीज़ों को ठीक करके, सुधार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कम लोगों की थिंकिंग है। अच्छा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी जो है इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, वो चीन के साथ भी, वो बाकी जो पड़ोसी ममालिक के साथ उनके मामलात चल रहे हैं, मालदीव के साथ और बाकी ममालिक के साथ, तो वो उनके साथ भी बेहतर चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरा ये ख्याल है, ये अगेन ये मेरी असेसमेंट है कि देखिए, उनको एक बात का पता चल गया है कि इस दफ़ा उनकी जो एंटी पाकिस्तान या इर्द गिर्द के ममालिक के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू करते थे अपनी तकारीर में, वो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया, नंबर 1। दूसरा ये कि इस दफ़ा उनके ऊपर बोझ होगा उन सियासी इत्तेहादियों का भी जो उनके साथ मिले हैं, और वो उनकी पॉलिसी मेकिंग में उनका एक काफ़ी काबिल ज़िक्र रोल होगा। तो मुझे इस बात का जो एग्जैक्ट पता है वो उस वक्त पता चलेगा कि जब नरेंद्र मोदी साहब, सबसे पहले तो ये कि जब उनकी ओथ टेकिंग होगी तो वो इस रीजन के किस किस लीडर को बुलाते हैं। आपको याद हो, उन्होंने 2014 में जब वो आए थे, तो आप समझते हैं पाकिस्तानी वजीर आजम को दावत दी जाएगी?
जी मुझे लगता है ओके। एजाज माजर के साथ वक्त बड़ा कम रह गया, मैं चाहती हूँ जरा क्विकली एक राउंड हम कर लें, एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए क्या है। उमर आप बताइएगा। अलीना, एक तो अगर मोदी का ओवरऑल उनका पैटर्न देखें तो फिर तो मैं कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी जो वो अपनी यूपी में कर चुके थे, गुजरात में, तो वो काफ़ी था। और आपको पता है कि उनको इंडिया ने पहले उनका वीज़े एंट्री पर भी पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन ये अमेरिका ने, सॉरी, लेकिन ख्याल ये था जी कि वो अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर आ गए हैं तो वो बदल जाएंगे। और वक्त ने साबित किया कि वो नहीं बदले। हेट जो है उनका एक बहुत बड़ा एसेट है जिसकी बुनियाद पर वो खेलते हैं नफरत, यानी कि अपने जो मुखालफीन है उनके बारे में नफरत जो है, यानी कि वो पैदा करके अपने एक वोटर को इंटैक्ट रखते हैं। लेकिन दरमियान में एक आउटलाइट, एक जो जरा एक डिफरेंट चीज़ आई, वो एक दफ़ा वो पाकिस्तान भी आ गए, तो कोई सरप्राइज की गुंजाइश मौजूद रहती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी कोई बैन एक्सपेक्टेशन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई मोदी कोई इस मामले में कोई बड़ा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेंगे। सुहेल, आपकी क्या असेसमेंट है? क्या मजीद सख्ती हम देख सकेंगे बीजेपी की पॉलिसीज़ में, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बदली हुई बीजेपी नजर आएगी और मोदी? देखिए, जो लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पहले खरीद रहे हैं, जब वो गुजरात में वजीर आला थे, उसके बाद जब वजीर आजम बनकर के आया, जिन लोगों ने काफी क्लोजली बीजेपी की लीडरशिप को देखा है, उनका अगर उनका आइडिया लें, उनको समझें तो कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। जहां तक मुझे भी ऐसा लगता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो मौक़िफ़ पाकिस्तान के ताल्लुक से रहा है, दोस्ती नहीं करने का या उनसे ज्यादा हाथ नहीं बढ़ाने का या रवाबित नहीं बनाने का, तो वो शायद बरकरार रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ बदला नहीं है अभी इंडिया में। रूलिंग पार्टी वही रहेगी, रूल भी वही करेंगे। बस ये कि पार्लियामेंट में जो बिल्स आएंगे और कुछ चीजें अगर रिलेटेड होंगी कानून के मुताबिक या कुछ आइन के मुताबिक, तो उनको मसाइल पेश आएंगे। बाकी जो पॉलिसीज हैं उनकी, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उनकी भाषा देखिए, उनका लबुल लहजा देखिए, उनके बयानात देखिए, तो मुझे नहीं लगता, उनकी अपनी पर्सनालिटी देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने किसी मौके से एक कदम भी पीछे हटने वाले हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती की जो तस्वुरात या जो ख्यालात सामने आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी बदलाव आने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सुहेल अख्तर साहब, सुधेंद्र कुलकर्णी साहब भारत से हमें ज्वाइन कर रहे थे, एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब हमारे पैनल पर मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली हम नताइज के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जैसे ही मज़ीद डेवलपमेंट होती है इसके अंदर और जावियों से और पहलुओं से इसके ऊपर बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।